और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और रतलाम में मतदान के बीच अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। झमाझम बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं माना जा रहा है कि मतदान प्रतिशत अब और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो ये तस्वीरें हैं रतलाम की, जहां पर झमाझम बारिश देखने को मिली और इसी के साथ ही ओले भी गिरे हैं। तो गनीमत इस बात की है कि लोगों को अब भीषण गर्मी से राहत मिलेगी और उम्मीद ये जताई जा रही है कि लोग अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में घर से बाहर निकलेंगे और वोट करने के लिए पहुंचेंगे। तो बारिश अब कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम सुहाना हुआ है तो लोग घरों से बाहर निकलेंगे। मतदान का दौर जारी है, लेकिन मौसम ने करवट ले ली है और जो सुबह से तेज तपन और उमस देखने को मिल रही थी, वो अब बारिश के साथ ओले जो है वो बरसने लगे हैं। दिखाते हैं तस्वीर आपको कि किस तरीके से जो है बारिश अचानक जो है मौसम बदलने के बाद शुरू हुई है और ओले जो हैं वो भी गिर रहे हैं। देखिए, ये शहर के इलाके की तस्वीर है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भी जो है कहीं कहीं जगह काफ़ी तेज बारिश हो रही है। मतदान जारी है और ऐसे में देखिए गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और ये देखा जा रहा था कि जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो मतदान केंद्र पर नहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन अब जैसे ठंडक हुई थी तो लोगों ने यहाँ आना शुरू किया था, लेकिन अब बारिश हो रही है तो ये भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है मतदाताओं के मतदान केंद्र तक पहुँचने के लिए। लेकिन ठंडक जो मिली है, जो गर्मी से राहत काफ़ी मिली है, बारिश थोड़ी देर में अगर रुकती है तो इसका जो काफ़ी अच्छा जो है राहत मिलेगी और मतदान केंद्रों पर दोबारा जो है ये मतदाताओं की जो भीड़ है वो देखने को मिलेगी। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम। तो देखिए, बारिश रतलाम में हुई है और ये एक अच्छा संदेश लेकर के जरूर आई है कि लोगों को अब गर्मी से राहत मिल रही है, लोग घरों से बाहर निकलेंगे, वोटिंग परसेंटेज जो है वो और ज्यादा बेहतर हो सकता है। और ये तस्वीरें हैं, 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां रतलाम से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो वोट करने पहुंचती। अनीता सिंह चौहान, कांति लाल भूरिया भी जो है वो भी वोट करने के लिए पहुंचे थे, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वहीं धार से बीजेपी के प्रत्याशी सावित्री ठाकुर वोट करने के लिए पहुंची थी। वहीं तस्वीर है सुधीर गुप्ता की, जो मंदसौर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वहीं उज्जैन से कांग्रेस प्रत्याशी वोट करने के लिए महेश परमार पहुंचे थे। अनिल फिरोजिया, जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं, वो वोट करने के लिए पहुंचे थे। इसी के साथ ही खरगोन से बीजेपी के प्रत्याशी, आपको बता दें कि खरगोन से बीजेपी के प्रत्याशी वो भी वोट करने के लिए गजेंद्र पटेल पहुंचे थे। और पोरलाल खट्टे वो भी वोट करने के लिए, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं खरगोन से, वो भी मतदान करने के लिए पहुंचे थे। तो तमाम ये प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस के जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घरों से बाहर निकले थे, वोट करने के लिए पहुंचे थे। तो चौथे चरण की 8 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और जनता भी वोट करने के लिए पहुंच रही है। खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। और लगातार जो मेहमान हैं उनका एक बार फिर से मैं आपको तारुफ करा देती हूं। मिलन भार्गव जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, सुरेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अमित चौरसिया जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अमित चौरसिया जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा कि विधानसभा चुनाव जब हुए, ज्यादा वक्त अभी नहीं बीता है, और उसी के बाद ये लोकसभा चुनाव, क्या वो विषय मान रहे हैं, क्या वो मुद्दे मान रहे हैं जिससे जनता ने अपने मूड को बदल लिया होगा? देखिए, विधानसभा चुनाव का आपने अच्छा जिक्र करा। काफी बड़ी बड़ी बातें नरेंद्र मोदी जी विधानसभा चुनाव में करके गए। बुंदेलखंड को कहा 72,000 करोड़ का पैकेज देंगे, महिला को कहा 450 में गैस की टंकी देंगे। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव हो जाने दीजिए, सरकार बनती 3,000 लाडली बहनों के खाते में आएंगे। एमएसपी किसानों को वादा करा कि भाई 2700 रुपए प्रति क्विंटल आपकी गेहूं खरीदी होगी, 3100 में धान खरीदेंगे। आयुष्मान कार्ड धारकों को कहा कि सबका व्यापक रूप से इलाज होगा, सबका कार्ड बनेगा। जो व्यक्ति कार्ड बनवाने में मतलब असमर्थ है या जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं भी आता, लेकिन उसकी पारिवारिक और आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसका कार्ड बनेंगे, लेकिन कार्ड नहीं बने। तो ये तमाम वादे जनता के बीच में थे और 3 महीने में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। स्टाइपेंड योजना की बात हुई थी, युवाओं को 8,500 रुपए महीना मिलेगा, एक वो योजना बंद हो गई। 370 से ऊपर योजनाएं बंद हो गई। नरेंद्र मोदी जी ने बड़े ही उत्साह के साथ मातृ वंदना योजना लागू करी थी। मातृ वंदना योजना में फंड नहीं है। पिछले वर्ष की बात करें, 27% आरक्षण कमलनाथ जी की सरकार में मिला था, वो आरक्षण अभी तक नहीं मिला। पीएससी की 2 वर्षों से एग्जाम प्रतिबंधित है। पटवारी की भर्ती प्रतिक्रिया में के अंदर जो विधानसभा चुनाव के पूर्व हुई थी, उसके बाद उसका जो परिणाम आया, उससे बहुत ज्यादा असंतोष युवाओं के अंदर फैल रहा है। तो ये मैंने कहा ना, जनता भावना में भावावेश आके एक निर्णय ले लेती है, लेकिन उसको जब पता चलता है कि निर्णय भावना में लिया गया, भावावेश निर्णय गलत था, तो जनता उसमें मंथन करती है और वो परिवर्तन था इस लोकसभा चुनाव के अंदर। जो भारतीय जनता पार्टी के अहंकार के बोल फूट रहे थे, हम 29-0 का लक्ष्य हासिल करेंगे, 370 प्रति बूथ पर मतदाताओं को निकाल के लाएंगे, मतदान कराएंगे। पहला दूसरा चरण देखिए, मतदाताओं में निरस्ता, लोकतंत्र के खिलाफ वोट नहीं पड़ा। पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से नीचे तक खिल गई। नरेंद्र मोदी जी को 8-8 दौरे मध्य प्रदेश में करना पड़ गए। आज ये स्थिति हो गई कि मोहन यादव को कैसे कुर्सी से नीचे खींचे, 2 कुर्सी की टांगें तोड़ दी उनकी।
जो 29-0 का लक्ष्य था वो लक्ष्य आ गया आज 15 सीटों पे। 15 पे कांग्रेस आज लीड कर रही है पिछले 3 चरणों के चुनाव में, और आज की 8 लोकसभा सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई, खरगोन के अंदर, धार रतलाम के अंदर और झाबुआ जो सीट के अंदर। और आप देखिए उज्जैन में जो संसदीय क्षेत्र में यहाँ से खुद मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वहां पर जैसे मेरे मित्र सुरेश शर्मा जी कह रहे थे आपने निर्वाचन आयोग को शिकायत नहीं करी चुनाव, अरे चुनाव आयोग मध्य प्रदेश में है कहाँ साहेब? आप आके उज्जैन देखिए, महेश परमार जी धरने पे बैठे हुए हैं, अंदर पीठासीन अधिकारी मोदी मोदी के नारे लगा रही है। तो इस तरह का तो धीमा जहर इस चुनाव प्रक्रिया में लोकतंत्र को दिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। फर्जी मतदान ग्वालियर के अंदर घटना हुई, भिंड के अंदर देखो आप, मतदाताओं के ऊपर गोलियां चली, दलित आदिवासियों के घर, जाटव समाज के घरों में आग लगा दी गई, आज मतदान करने नहीं दिया। इंदौर की घटना देखिए आप, बाहुबली कैलाश विजयवर्गीय जी की विधानसभा जहाँ पे उनको बाहुबली विधायक रमेश मेंदोला जी है, वहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ताओं के साथ झूमा झटकी की जा रही, कांग्रेस की टेबलें उठा के फेंक दी गई है। तो ये मिलन भार्गव जी कई सारे आरोप लगा दिए और साथ में ये भी कहा कि गारंटियों की बौछार आप लेकर के आए थे विधानसभा चुनाव में और फिर उसके बाद आप लोकसभा चुनाव में भी वही बौछारें लेकर के आए, लेकिन बहुत अभी तक ऐसी गारंटियां हैं जो पूरी नहीं हुई हैं, चाहे वो 450 रुपए में गैस सिलेंडर की बात हो या फिर समर्थन मूल्य पर खरीदी की बात हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो पूरी नहीं हुई हैं। तो क्या आप नहीं मान रहे हैं कि ये भी वो मुद्दे हो सकते हैं जिससे जनता थोड़ी बहुत नाराजगी आपके प्रति रखती हो? कीर्ति जी देखिए, गारंटी की भी गारंटी का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन गारंटियां पूरी भी तो हो। कौन सी गारंटी है जो कीर्ति जी पूरी नहीं हो रही? सर 450 रुपए में गैस सिलेंडर की बात हुई थी, क्या वो पूरा हो गया? 25 लाख मध्य प्रदेश की 25 लाख बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, ये भी स्थापित है। देखिए, यदि हमारी कथनी करनी में अंतर होगा तो आप ये मानकर चलिए, यदि हम टेलीविजन पर विजन दिखाएंगे और धरातल पर कुछ नहीं होगा तो हम कैसे मानकर चलेंगे जनता का विश्वास? देखिए, धरातल पर काम हो रहा है, जो काम हो रहा है वही हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसी कोई भी बात नहीं कह रहे हैं जो ना हो रही हो। लेकिन कांग्रेस के जो साथी प्रवक्ता है, मैं सुबह से कई डिबेट्स में कीर्ति जी शामिल हुआ हूँ, सबकी अलग अलग बात है, अलग अलग राग है, कुछ जल्दबाजी में कुछ बोल जा रहा है। अभी एक साथी प्रवक्ता के साथ डिबेट कर रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि 1 लाख रुपए जो प्रति महिला देने की जो हमारी बात है, हम उन्हीं महिलाओं को देंगे जो कांग्रेस को वोट देगी। अब आप बताइए कितना मजाकिया है। जिस मतदान को गोपनीयता होती है, मतदान गोपनीय होता है, कैसे मालूम चलेगा किसने किसको वोट दिया? मतलब इस योजना का लाभ मिलना ही नहीं है। ये सब एक वोट हथियाने की योजना है, एक षड्यंत्र है, प्रपंच है। अब आप देख किस प्रकार से नस्ल भेद इन्होंने पैदा करने का प्रयास किया। भारतीयों को चीनी बता रहे हैं, अफ्रीकी बता रहे हैं, किस प्रकार से धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया। बहुसंख्यक समाज की संपत्ति लूटेंगे, मुसलमानों को देंगे, इस योजना पर उजागर हुआ। ये हम नहीं कर रहे, ये आरोप हमारे नहीं है। बीच चुनाव में कांग्रेस के नेता ही इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो जवाब तो इनको देना होगा। और बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, एक तो कांग्रेस के नेता क्या अजीब सी चिड़ सी हो गई इनको। गरीबों को जब से 80 करोड़ भारतीयों को अनाज मुफ्त मिल रहा है तो कांग्रेस ही ज्यादा परेशान है कि आखिर क्यों इनको अनाज दिया जा रहा है। अनाज दिया जा रहा है तो फिर देश तरक्की कैसे करे? अरे भैया, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए और ये अंतर्राष्ट्रीय सर्वे, तो फिर 80 करोड़ अनाज देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए तो आपको क्यों लग रहा है कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिलना चाहिए? कीर्ति जी, गलत हो रहा है क्या इस देश में? नहीं, मैं गलत की बात नहीं कर रही हूँ। फिर आपको क्यों लगता है कि लोगों में उतना सामर्थ्य नहीं है? मैं गलत की बात नहीं कर रही हूँ। सरकार जनता ने चुनी है, जनता ने चुनी, जनता के हित के लिए। यदि हम उनके निवाले की रोटी, उनके अधिकार की, यदि अनाज सड़ जाए उससे अच्छा देना है तो 80 करोड़ को देंगे, हम 5 साल देंगे, दम से देंगे, और दिया है और देंगे। अब आप कहते रहिए, सवाल खड़े करते रहिए, लेकिन हम 80 करोड़ की जनता की राहत के लिए सरकार है, जनता के हितों की रक्षा के लिए। यदि उनकी भूख को शांत नहीं कर पाई तो किस काम की सरकार? आप अनाजों को सड़ा देते तो दिखा देते थे, अपनी जेबें भर देते। कांग्रेस पार्टी ने दशकों तक यही किया, वेयर हाउसेस में अनाजों को सड़ाया जाता था ताकि जेबें भर सके, काला बाजारी करते थे। ये 752 करोड़ ऐसे ही थोड़ी जुड़ गए सोनिया जी और राहुल जी के पास, जो जब्त हुए हैं। ये अकूत संपत्ति भ्रष्टाचार से कमाई गई थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचारी हटाओ का नारा दे रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचारी बचाओ, भ्रष्टाचारी बचाओ। क्योंकि यही भ्रष्टाचार नहीं बचेगा, कैसे गलेगी? ये राजनीति किस आधार पर करेंगे? पूछिए ना, आधार क्या है? आप 60 वर्ष में क्या कर पाए? हमने 10 वर्षों में 7 IIM, 7 IIT, 16 IIIT और 300 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय देकर किस दिशा में भारत किस गति से बढ़ रहा है। आप बुलेट ट्रेन का इंतजार करते रहिए, हम वंदे भारत, नमो भारत ट्रेन भी दौड़ा दें, हम बुलेट ट्रेन भी लाएंगे। और आप
पैसेंजर का टिकट खरीदकर आप बुलेट ट्रेन पे बात कर रहे हैं। आज विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। आज आप हवाई अड्डों की संख्या देखिए, 74 हवाई अड्डे 10 वर्षों में बनाकर दिखाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जिस गति से विकास हो रहा है, समग्रता के साथ हम विकास कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को भी बचा रहे हैं, हम अपने भविष्य को भी सुनिश्चित कर रहे हैं और 2047 में विकसित राष्ट्र बना के दिखाएंगे। आप सवाल करते रहिए, आप षड्यंत्र प्रपंच रचते रहिए, लेकिन हम अपनी जवाबदेही के साथ कथनी करनी को एक कर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कथनी और करनी को एक करके आगे बढ़ रहे हैं। सुरेश शर्मा जी, इस चुनाव में आपने क्या महसूस किया है कि जनता के मन में राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा प्रथम रहे हैं या फिर जो आसपास के मुद्दे हैं, उनके खुद के मुद्दे हैं, वो ज्यादा प्रथम देखने को मिले? देखिए, लोकसभा के चुनाव में बड़ी मात्रा राष्ट्रीय मुद्दों की रहती है, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दों को अब अनदेखी नहीं की जा सकती। जो अपनी समस्याएं हैं, सरकार से, राज्य की सरकार से जो समस्याएं हैं या नेताओं के व्यवहार से जो समस्याएं हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। इसी कारण तो हम देख रहे हैं लोकसभा के चुनाव में वोट न डालने के बैनर लगाए जाते हैं। यदि राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चुनाव होता 100%, तो फिर नीचे यहाँ बैनर लगाने की क्या जरूरत थी? नगर पालिका के चुनाव की इंतजार करते लोग। तो ये असर सब प्रकार का रहता है। मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ आपकी अनुमति से, कि ये जो 80 करोड़ गरीबों को अनाज देने वाला मामला है, ये एक केवल इतना नहीं है कि लोगों के पेट पालने के लिए दिया जा रहा है। ये 5 साल बाद जब इसकी अर्थव्यवस्था पर हम असर देखेंगे तो वो बड़ा असर पड़ेगा। सभी अर्थशास्त्री इससे सहमत हैं कि जिन लोगों को अनाज मिल रहा है उसमें 100% लोग रोजगार भी कर रहे हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं, अपना जो पहले आजीविका का साधन था वो यथावत रख रहे थे। ये एक अतिरिक्त आय हो रही है, जिससे 5 साल में इनके पास एक पूंजी का संग्रह होगा, जिसके कारण आने वाले लोग बड़ी संख्या में गरीबी की रेखा से बाहर आएंगे। तो मुझे लगता है इसको इस एंगल से भी देखना चाहिए। राजनीतिक आक्षेप तो अपनी जगह है, राजनीतिक आक्षेप तो खूब लगेंगे ही। और मैं दूसरा जो आपके सवाल के जवाब में ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कम से कम 5-6 चुनाव देखे हैं। लोकसभा के 6 चुनाव देख चुका हूं मैं। इन 6 चुनाव में मैंने सबसे नीरस चुनाव ऐसा देखा है। दोनों पक्ष जो है जिस प्रकार की भाषा और जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, मैं इस बात की भी चिंता करता हूं कि कांग्रेस जैसी स्थापित पार्टी के नेता जब भाषा की गिरावट करते हैं तो प्रधानमंत्री जी भी पीछे नहीं रहते। तो ये जो राजनीति में एक हमने जो गिरावट का दौर देख रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र के लिए अच्छा है। एक बात मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, और वो ये है, मैंने अपने कॉलम्स में भी लिखा है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश सहित देश भर में अब कम ही पत्रकार ऐसे बचे हैं जो प्रतिदिन कॉलम लिखते होंगे, और उसमें से मैं एक हूँ। और मैंने अपने कॉलम में ये लिखा कि इंदौर में जो ये नामांकन वापस कराया गया है, ये लोकतंत्र का सही एग्जीक्यूशन नहीं है, ये बहुत गलत है। आपको चुनाव लड़ने के लिए लोकतंत्र का अधिकार है। इस तरह से नामांकन वापस करा करके चुनाव जीतने से कोई छवि नहीं बनती है। ये मानना ही पड़ेगा, देर सवेर मानना पड़ेगा। कुछ लोग देर से मानेंगे, कुछ लोग इसे राजनीतिक आलोचना समझेंगे, कुछ लोग इसे अपनी प्रशंसा मानेंगे, लेकिन ये व्यवहारिक है कि लोकतंत्र सुरेश शर्मा जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या थोड़ी बहुत नाराजगी इस वजह से भी लोगों में हो सकती है कि उनको यहाँ पर कंपटीशन ना देखने को मिला हो और उस वजह से वो नोटा की ओर चले जाएं? हालांकि पहले नाराजगी ना रही हो जब दोनों तरफ से प्रतिद्वंदी थे, लेकिन एक तरफ से प्रतिद्वंदी का हट जाना, क्या ये भी नाराजगी पैदा कर सकता है लोगों के मन में? देखिए, जब लोकसभा में 8 बार की सांसद सुमित्रा ताई ने जब ये बोला कि नोटा के लिए भी मेरे पास फोन आ रहे हैं, उसी दिन जनता का संदेश सामने आ गया। तो मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं कि ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है इंदौर में, क्योंकि अन्य जगह ये प्रक्रिया नहीं है। आप सूरत को देखिए, सूरत में नामांकन रद्द हुआ कांग्रेस के दोनों डमी और उनका, उसके बाद और लोगों को मना करके जो है किया गया। क्योंकि मैं फिर आपको बता देता हूं कि सूरत ऐसा स्थान है जहां आम आदमी पार्टी का मेयर है, इसलिए सूरत एक गणित आप इस एंगल से समझ सकते हैं। खजुराहो में जो हुआ है वो नामांकन जो है वो कलेक्टर ने रद्द किया है। हम राजनीतिक रूप से कह सकते हैं कि कहीं भी कलेक्टर ऐसी भूमिका निभा देता होगा, ये कहने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है और सुनने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नामांकन रद्द हो जाना और नामांकन वापस कराना, इनके बेसिक अंतर है इन दोनों चीजों में। तो मेरे जैसे व्यक्ति का जो स्पष्ट रूप से मानना है कि ये निर्णय सही, राजनीतिक रूप से भी सही नहीं है। ये हो सकता है कि इंदौर में जो है
कोई राजनीतिक इंटरनल समीकरण होंगे आपस में, जिसके कारण ये एक बड़ा गणित खेला गया होगा, या अन्य स्थानों से ध्यान केंद्रित करने के लिए ये करा गया, जो भी कारण रहा हो मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे ये मालूम है कि इंदौर में नामांकन वापस कराने की बजाय फाइट करना चाहिए, क्योंकि इंदौर 8-9 बार का जीता हुआ स्थान था। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की राजनीति करना चाहिए। बिल्कुल। मिलन भार्गव जी, ये जो पूरा हम देखें, जिन 8 सीटों पर अब के चरण में मतदान हो रहा है, यहाँ पर आदिवासियों की जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण रहती है। और कांग्रेस ने पूरे चुनाव के दौरान आप पर यह आरोप लगाया कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो आप आरक्षण खत्म कर देंगे। लोगों को एक संदेश देने की कोशिश करी कि बीजेपी की सरकार आती है तो वो संविधान को खत्म कर देंगे। लोगों में एक डर पैदा करने की कोशिश कांग्रेस ने की, वो आपके अगेंस्ट। क्या इस पूरे फेज में, चौथे चरण में, आपको लगता है कि इसका असर, इसका कोई थॉट जनता के मन में आया होगा? देखिए, पूरा चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी अपने षड्यंत्र और प्रपंचों के साथ लड़ना चाह रही थी, लेकिन उसमें असफल नजर आती है। देखिए, हम 20 वर्षों से राज्य में सरकार में है। हम लगभग उसमें से 1.5 वर्ष यदि कमलनाथ सरकार का हटाते तो लगभग 20 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार है, और जनता अपने कार्यों को देख भी रही, किस प्रकार से हमने वादे किए उसको निभाए या उससे आगे काम करके दिखाया। लगातार हम लोग विजयी हो रहे हैं। दूसरी बात, 10 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, आरक्षण पर कोई आँच आई? लेकिन आप देखिए, कर्नाटक में और उसमें ओबीसी के आरक्षण में जिस प्रकार से डाका डालते हुए ओबीसी का आरक्षण को आप डाका डाल के मुसलमानों को दे रहे हैं अलग से, और कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम आरक्षण देंगे, खत्म करेंगे। मतलब आप कह कुछ रहे, कर कुछ रहे, डरा कुछ रहे। इस षड्यंत्र प्रपंच के सारे जनता भी देख रही है कि आपकी नीयत अच्छी नहीं है। पहले तो आपका लगातार नेतृत्व इस प्रकार करा, लेकिन अब जिस प्रकार से नीयत आपकी उजागर हो रही है, जिसमें आप बहुसंख्यक समाज की संपत्ति पर नजर डाल रहे हैं, कहीं उसके जो आरक्षण जिस अधिकार के तहत जिस गरीब चाहिए उस पर नजर आप डाल रहे हैं, किसको मिलना किसको नहीं मिलना, एक वोट हथियाने की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती रही। इसलिए प्रपंच और षड्यंत्र इसने रचना चाहा, लेकिन इसमें असफल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सफल रहा बताने में और इनकी जो नीयत है उसको बताने में। वो आप देखिए, आदिवासी समाज को लेकर बार बार ये बात करते हैं। एक आदिवासी वर्ग की गरीब महिला को देश के सर्वोच्च पद पर आसीन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, और आज वो कामयाब भी रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी विरोध किया कि ये महिला नहीं होना चाहिए। किस प्रकार की टीका टिप्पणी भी इनके नेताओं द्वारा की गई, ये भी देश ने सुना, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आदिवासी समाज की आज आप बात करेंगे तो एक भी योजना गिना आदिवासी वर्ग को इन्होंने हित में साथ की हो, एक भी आदिवासी महापुरुष का नाम कांग्रेस पार्टी बता दे जिसके इतिहास को लेकर इन्होंने सुनहरे अक्षरों में रचने का प्रयास किया हो। हमेशा अछूता रखा विकास की अवधारणा से, उनके जल जंगल जमीन को छीनने कर इन्होंने नक्सली बनाने का प्रयास किया। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पैसा कानून लाकर आज उनकी जो स्थिति है, उनके जो कर्तव्य है, उनके जो अधिकार हैं, उसको लेके कहीं ना कहीं उनको शक्तिशाली बनाया। उनको आप मानते हैं कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा जो बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से की गई थी? फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और जानकारी आप तक पहुंचा दें कि रतलाम में मंत्री चेतन कश्यप ने मतदान किया है, और मीडिया से मुखातिब होते हुए चेतन कश्यप ने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी का असर दिख रहा है, बीजेपी चुनाव में जीतेगी। तो देखिए, ये चेतन कश्यप से बातचीत की है और उनका ये कहना था कि पीएम मोदी की जो गारंटी है उसका असर देखने को मिल रहा है चुनावों में, और बीजेपी ये चुनाव जीतने वाली है, इसका भी वो बयान देते नजर आए। विजय मुहूर्त में मैंने मतदान किया है और मालवा में भारी मतदान हो रहा है। यह निश्चय ही मोदी की गारंटी का सीधा प्रमाण है कि लोगों के मन में मोदी की गारंटी के प्रति उत्साह है, जागरूकता है। और रतलाम लोकसभा क्षेत्र में जो मतदान हुआ और रतलाम नगर का 31% से ऊपर मतदान हो चुका है, तो मुझे लगता है कि रतलाम एक ऐतिहासिक जीत यहाँ से रतलाम से हम दिलवाएंगे और रतलाम झाबुआ की सीट को हम जीत करके लाएंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण को लेकर के डिप्टी सीएम अरुण साव ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की है, जिसमें अरुण साव ने दावा किया कि 3 चरणों में लोगों में पीएम मोदी के प्रति आकर्षण देखने को मिला है। चौथे चरण में जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि तीसरी बार भी मोदी जी पीएम बनेंगे। देश में चौथे चरण का मतदान जारी है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव जी मौजूद हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं आज चौथे चरण का मतदान? निश्चित रूप से बहुत उत्साहपूर्वक चौथे चरण का मतदान चल रहा है।
3 चरणों में स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का आकर्षण दिखा है। प्रो इनकम्बेंसी मतदान हुआ है नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और चौथे चरण में भी जो संकेत मिल रहे हैं वो यही है कि लोग नरेंद्र मोदी जी को चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए निकल कर आ रहे हैं, भारी संख्या में मतदान कर रहे हैं। और मैं मतदाताओं से आग्रह भी करता हूं कि ये लोकतंत्र का महापर्व है, मतदान आपका अधिकार है तो जिम्मेदारी भी है। अपने घरों से निकलें, मतदान करें और विकसित भारत के निर्माण के लिए मतदान करें। सर, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पे मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन चर्चाओं का बाजार इतना गर्म है, कहा यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, क्या लगता है? ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। अभी तो हम सब का पूरा ध्यान लोकसभा के चुनाव में लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ का चुनाव संपन्न होने के बाद हम लोगों को उड़ीसा, झारखंड में वहां जाकर कार्यकर्ताओं को सहयोग करना है। पर आने वाले समय में हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार जनता की इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप काम करेगी और देश में छत्तीसगढ़ का मान सम्मान और गौरव बढ़े, इसके लिए काम करेंगे। सर, बड़ी तादाद पे कांग्रेस के लोग जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, कई तरह के अलग अलग पदों पे जिम्मेदारी भी देनी है, तो कुछ बदलाव किया जा सकता है? देखिए, ये आने वाले समय में पता चलेगा और हमारे साथ जो कार्यकर्ता हैं उन सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे। सब मिलकर छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करेंगे। सर, 4 जून को रिजल्ट आना है, किस तरह के दावे हैं बीजेपी? आज तो 400 पार का नारा जनता का नारा बन गया है और इसलिए निश्चित रूप से 400 पार होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम अरुण साव, जिनका ये कहना है कि 400 पार का नारा है और निश्चित तौर पे 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसमें 400 पार की सीटों के साथ बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पे काबिज होगी। कैमरा पर्सन सुनील सनोडिया के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर। और मध्य प्रदेश के वोटिंग वाले क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी है। मतदान को बारिश प्रभावित कर सकती है। खरगोन, बुरहानपुर में ओलावृष्टि का रेड अलर्ट जारी किया गया है और प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। और लगातार खास पेशकश ऐसे ही जारी रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।